रहे हैं आदिकाल 1050 से 1375 विक्रमी संवत देख रहे हैं हम। 1050 से 1375 विक्रमी संवत। थोड़ा सा और जानेंगे। किसी भी ईस्वी में अगर कहीं ईस्वी दिया गया है और ईस्वी में हम क्या कहते हैं 57 वर्ष जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों? ये विक्रमी संवत बन जाता है। जोड़ने पर ये क्या बनता है? विक्रमी संवत। ये जानना जरूरी है हम लोगों के लिए। ईस्वी में हम क्या जोड़ेंगे? 57 वर्ष, तो विक्रमी संवत बनेगा। और विक्रमी संवत से 57 वर्ष घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? ईस्वी बन जाएगा। समझ में आया? तो अगर हम यहाँ जो है इसको ईस्वी बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ 57 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 997 ईस्वी बन जाएगा। से लेकर के यहां भी 57 घटा दीजिए तो 15 में से 7 गया 8 और 6 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 में से 5 गया तो 1 हो गया। 1318 कितना आ गया? 1318। तो ये जो आदिकाल का समय है 1050 से 1375 विक्रमी संवत है। और जब हमने 57 घटा दिया तो क्या बन गया? ईस्वी संवत। ठीक है बच्चों? ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है। इसमें आप 57 जोड़ेंगे तो 1050 आ जाएगा और घटाएंगे तो ईस्वी आ जाएगा। समझ बात आई? इसका प्रारंभ कैसे, क्या इसका इतिहास देखते हैं कैसे इसका प्रारंभ हुआ। तो 1017 ईस्वी में 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने क्या किया था? 17 बार आक्रमण किया था। किसके ऊपर? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। एक 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1193 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1191 है ना? 1191 बेटा गलती हो रही है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1192 में 1192 में गौरी ने दोबारा आक्रमण किया। 1117 होना चाहिए लगता है। गौरी ने दोबारा आक्रमण किया। और फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। और फिर तराइन
और फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान, उधर बैठ जाओ, जिनको नहीं दिखाई देता उधर बैठे। दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। पराजित हुए। इस तरह से मुसलमान का आगमन सीधे इस तरह से मुसलमानों का आगमन सीधे राजा के रूप में हुआ। हाँ, 993 आएगा, गलती हो रही मुझसे। हाँ ठीक है, 993 क्या आया? 993, 57 से घटाने पे, ठीक है। मुसलमानों का आगमन कैसे हुआ? सीधे राजा के रूप में हुआ। देख लीजिए, फिर कोई बात नहीं है। आदिकाल का जो समय 1050 से 1375, 57 घटाएंगे तो 993 आएगा, ठीक है। 1375 में 57 घटाएंगे तो 1318 आएगा, सही है। उस समय जो था उस समय हिंदू राजा आपस में हिंदू राजा आपस में अक्सर लड़ते रहते थे। अक्सर लड़ते रहते थे। हिंदू राजा मुसलमानों से लड़ते रहे। निष्कर्ष रूप में संपूर्ण आदिकाल निष्कर्ष रूप में संपूर्ण आदिकाल जो था युद्धों में बीत गया। संपूर्ण आदिकाल युद्धों का काल रहा है। संपूर्ण आदिकाल क्या रहा? युद्धों का रहा, क्योंकि हिंदू राजा आपस में लड़ते रहे और मुसलमानों का आगमन हुआ तो उनसे लड़ते रहे, और पूरा आदिकाल युद्धों में ही बीत गया। इसलिए आदिकाल में
इसीलिए आदिकाल में युद्ध के साहित्य आदिकाल में युद्ध के साहित्य अर्थात रासो ग्रंथों की प्रधानता है। अर्थात रासो ग्रंथों की प्रधानता है। आदिकाल में जो रचनाएं की गई उसमें प्रायः वीररस की प्रधानता रही, और या फिर उसमें क्या पाया गया, श्रृंगारिकता पाई गई। आदिकाल में जहां एक और रासो ग्रंथों की प्रधानता है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक साहित्य भी लिखा गया। वहीं दूसरी ओर धार्मिक साहित्य भी लिखा गया। वहीं दूसरी ओर धार्मिक साहित्य भी लिखा गया। आगे हम देखेंगे आदिकाल साहित्य का विभाजन। क्या देखेंगे? आदिकाल साहित्य का विभाजन। आदिकाल साहित्य का विभाजन, आदिकाल साहित्य का विभाजन देखेंगे हम। आदिकाल साहित्य का विभाजन, आदिकाल साहित्य का आदिकाल साहित्य का विभाजन हम देखते हैं। इसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। नंबर 1 है रासो ग्रंथ। रासो ग्रंथों की बहुलता रही। रासो ग्रंथ, धार्मिक साहित्य भी लिखा गया। धार्मिक साहित्य लिखा गया। नंबर 3 स्वतंत्र साहित्य लिखा गया। स्वतंत्र साहित्य भी लिखा गया। रासो ग्रंथ, धार्मिक साहित्य और स्वतंत्र साहित्य लिखा गया। अब हम देखते हैं रासो ग्रंथ में क्या दिया गया है। ये युद्धों का साहित्य है। युद्धों का साहित्य है। जो तमाम युद्ध लड़े गए उनसे जुड़ी हुई रचनाएं लिखी गई, युद्धों का साहित्य है। जो धार्मिक साहित्य है इसकी 3 शाखाएं अलग से निकली। नंबर 1 सिद्ध, नाथ, जैन। सिद्ध आते हैं इसमें, और नाथ और जैन। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है ना, नाथों की संख्या 9, और कुछ जैन कभी भी आए हैं। सब आपके सिलेबस में है, आगे हम बताएंगे। स्वतंत्र साहित्य के जो कुछ कवि हैं देखते हैं। विद्यापति हैं इसमें,
और अमीर खुसरो हैं, विद्यापति हैं, अमीर खुसरो हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रासो साहित्य। क्या देखेंगे? रासो साहित्य। क्या है रासो साहित्य? वीर रस से जो शराबो रचना है, जो वीर रस से भरी हुई रचनाएं हैं, वो साहित्य जिसमें युद्ध के ग्रंथों की प्रधानता है, वो साहित्य जिसमें युद्ध के ग्रंथों की बहुलता है या प्रधानता है, किसकी? युद्ध के ग्रंथों की, उसे रासो साहित्य कहते हैं। इसे आप प्रधानता कर दें, उसे रासो साहित्य कहते हैं। रासो साहित्य जिसमें युद्ध के ग्रंथों की प्रधानता है, उसे क्या कहेंगे? रासो साहित्य। ठीक है। आदिकाल में अधिकांश कवि चारण कवि हैं। आदिकाल में अधिकांश कवि कैसे कवि है भाई? चारण कवि है। तथा उन्होंने राजा के युद्धों का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, तथा इन्होंने राजा के युद्धों का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। ये जो चारण कवि हैं, ये राजा जो आपस में युद्ध लड़ रहे थे, उसको खूब बढ़ा चढ़ा के लिखते थे। ठीक है। अतः ऐसे साहित्य को रासो साहित्य कहा जाता है। अतः ऐसे साहित्य को रासो साहित्य ठीक है। आज हम देख रहे हैं आदिकाल। आदिकाल का जो समय बताया गया 1050 से 1375 विक्रमी संवत। हम ईस्वी बनाने के लिए इसमें से क्या करेंगे? 57 वर्ष घटा देंगे। हम विक्रम को ईस्वी बनाने के लिए, उसके बाद बताया गया कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, 1192 में गौरी ने दोबारा आक्रमण किया, और फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। इस तरह से मुसलमानों का आगमन भारत में सीधे राजा के रूप में हुआ। हिंदू राजा आपस में लड़ते रहे या फिर इनका मुसलमानों के साथ युद्ध चलता रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आदिकाल है वो युद्धों का काल है। इसीलिए आदिकाल में युद्ध साहित्य अथवा रासो ग्रंथों की प्रधानता रही, और वहीं पर आदिकाल जहां एक और रासो ग्रंथों की प्रधानता थी, वहीं दूसरी ओर धार्मिक साहित्य भी लिखे गए। और हमने फिर क्या किया? आदिकाल साहित्य का विभाजन किया। नंबर 1 रासो ग्रंथ, नंबर 2 धार्मिक साहित्य,
नंबर 3 स्वतंत्र साहित्य, धार्मिक। नंबर 1 जो है रासो ग्रंथ में क्या है, युद्धों के साहित्य का वर्णन किया गया है। युद्धों को जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। धार्मिक साहित्य में सिद्ध, नाथ और जैन आए, और स्वतंत्र साहित्य में जो कवि हैं विद्यापति हैं और अमीर खुसरो हैं। बाद में रासो साहित्य में देखा गया, क्या बताया गया, वो साहित्य जिसमें युद्धों के ग्रंथों की प्रधानता रही उसे रासो साहित्य कहा गया। आदिकाल में अधिकांश कवि चारण कवि हैं और उन्होंने राजा के द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं उनका खूब बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। अतः ऐसे साहित्य को रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे देखेंगे बच्चों। आगे देखेंगे हम रासो शब्द की उत्पत्ति। रासो शब्द की उत्पत्ति। रासो शब्द की उत्पत्ति, ये रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? रासो शब्द के लिए तमाम विद्वानों के भी अलग अलग मत हैं, कैसे है रासो। तो गायसा दातासी बताते हैं, गायसा दातासी महोदय ये बता रहे हैं राजसूय शब्दों से मानी जाती है। राजसूय शब्दों से मानी जाती है। रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। किसने? गायसा दातासी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या मानना है? रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति हुई है। रसायन शब्द से, रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास व काशी प्रसाद जायसवाल काशी प्रसाद जायसवाल, इन्होंने क्या माना है? रहस्य शब्द से रासो की उत्पत्ति कैसे हुई? रहस्य शब्द से, रहस्य शब्द से माना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके अनुसार क्या है? रासक शब्द से रासों की उत्पत्ति हुई है। रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है।
ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी का मानना है, नंद दुलारे नंद दुलारे वाजपेयी जो मानते हैं रास शब्द से, रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। कौन? नंद दुलारे वाजपेयी। नरोत्तम स्वामी नरोत्तम स्वामी के अनुसार रसिया शब्द से लिया गया है। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार रासक शब्द से, रासक शब्द से रास शब्द की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने कहा है कि पहले रासक था, इन्होंने कहा है कि पहले रासक था, इसमें क्या जुड़ा देखते हैं। पहले रासक है, रासक के बाद बन गया रासा। क्या बन गया? रासा बना, और रासा से बना रासम। रासव बन गया और रासव से बन गया रास। क्या बन गया? रास। ये गणपति चंद्रगुप्त का कहना है। राजस्थानी में अकारांत को ओकारांत करने की प्रवृत्ति होती है, तो आया ही है। तो राजस्थानी में अकारांत को उकारांत करने की प्रवृत्ति होती है। राजस्थानी में अकारांत को क्या मतलब बोलते हैं? ओकारांत बोलते हैं। इस तरह से जो रास है ये अकारांत है, रास में आ लगा हुआ छिपा है, तो रास क्या बन जाएगा? ओकारांत में रासो बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? रासो बन जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा बच्चों? ये जो रास है, ये जो रास है, रास से क्या हो गया? रासो हो गया। क्या हो गया? रासो हो गया। क्योंकि राजस्थानी में जो अकारांत है उसे क्या बना देते हैं? ओकारांत बना देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं साहित्य की भाषा। रासो साहित्य की भाषा दो प्रकार से थी, है ना? तो देखते हैं कैसे कैसे थी। ऊपर फिर से रासो साहित्य की भाषा डिंगल और पिंगल है। रासो साहित्य की भाषा डिंगल
और क्या है, पिंगल है। डिंगल कैसी भाषा है, जो बहुत कर्कश है, वो कर्णप्रिय भाषा नहीं है डिंगल, ये लोगों को प्रिय नहीं लगी। ये कर्कश भाषा है, ये लोगों को प्रिय नहीं लगी, तो धीरे धीरे इसका क्या हो गया, लोप हो गया। और ये जो पिंगल है, ये कर्णप्रिय भाषा है, कानों को प्रिय है। और आज जो हमारे बीच में राष्ट्र साहित्य देखने को मिलता है, ये पिंगल भाषा के रूप में मिलता है। किस भाषा में, पिंगल में। हम आगे से जो है अगली क्लास में बताएंगे।